हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश का स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नेम है रंगास मैरिज, यानी कि रंगा का विवाह। ओके, और इस स्टोरी का जो ऑथर है वो उनका नेम है मस्ती वेंकटेश यंगर, यानी कि ये हैं हमारी पूरी स्टोरी के ऑथर। और यही ऑथर इस पूरी स्टोरी को सुनाएंगे और इस पूरी स्टोरी में वो श्याम नाम के कैरेक्टर के रूप में होंगे। इस पूरी स्टोरी में टोटल मिलाकर के 4 to 5 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर हमारे श्याम जी हैं, सेकंड कैरेक्टर हमारे रंगा है। रंगा यानी कि एक मेल है, यानी कि एक लड़का है जो कि अपनी पढ़ाई के लिए अपने गांव से शहर में यानी कि बेंगलोर शहर में जाता है पढ़ने के लिए, और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके जब वह अपने गांव वापस आता है तब जो लोग हैं वो उसको देखते हैं, उसको मतलब जानने की उसके प्रति इच्छा रखते हैं कि भाई अब जो वो रंगा नाम का जो लड़का है उसमें क्या बदलाव आया है, शहर से पढ़ने के बाद उसके अंदर क्या बदलाव आए हैं, क्या आँख कान नाक मुंह क्या उसके पहले की तरह ही वैसे हैं या फिर उनमें कुछ बदलाव आया, क्या उसकी बातचीत करने में बदलाव आया, क्या उसके उठने बैठने में क्या बदलाव आया है। ये सभी बातें जानने के लिए लोगों में बहुत उत्सुकता दिखाई देती है इस स्टोरी में। और साथ ही साथ आपको इस पूरी स्टोरी में एक लड़की के बारे में भी पता चलेगा जिसके साथ रंगा का विवाह होगा, यानी कि रंगा की शादी होगी। और इस पूरी स्टोरी में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों को बारे में भी बताया गया है। और ये जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं बाल विवाह को भी छूती हुई नज़र आती है और उसको भी छूती हुई नज़र आती है। और एक और भी चीज़ है जैसे कि और जो मतलब कि क्या मतलब जो रंगा है जब उसके सामने जब लोग कहते हैं कि भाई अब तुम शादी कब करोगे या फिर तुम्हारा शादी को लेकर के क्या विचार है, उस समय पर रंगा का क्या मतलब रिएक्शन होता है या फिर उसकी क्या सोच है, उसे अपनी होने वाली वाइफ से क्या पीछा है, ये सभी बातें आपको इस स्टोरी में जानने को मिलेंगी। ओके गाइस, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी के। बट मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको क्लास 11 की इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती हैं। सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और जल्दी से करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन वाला बटन भी दबा दीजिएगा। और मैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारी फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी स्टोरी को। सो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से, व्हेन यू सी दिस टाइटल, यानी कि जब आप इस टाइटल को देखते हैं, रंगा मैरिज को देखते हैं, उस टाइम पर आप क्या सोचते हैं। सम ऑफ यू में आस्क रंगा मैरिज, कई लोग सोचते मैंने रंगा मैरिज नाम का ये जो टाइटल है मैंने क्यों रखा। वाई नॉट रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजय। वेल यस, जाहिर सी बात है मैं इस टाइटल की जगह पे कुछ दूसरे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकता था, जैसे रंगनाथ विवाह या फिर रंगनाथ विजय। I know I could have used some other mouth feeling one like जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण। अब देखो अब क्या बात हुई, और ये भी बता रहे हैं कि मैं इसकी जगह पर कुछ बड़े शब्दों का उपयोग कर सकता था, जैसे कि जगन्नाथ की विजय, गिरजा का कल्याण। बट देन लेकिन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा वेडिंग। और वो बताते हैं कि ये जो स्टोरी है ना तो वो जगन्नाथ के विजय की स्टोरी है और ना ही गिरजा की शादी की स्टोरी है। इट इज़ अबाउट और ऑन रंगास मैरिज। अरे भैया ये तो स्टोरी हमारे गांव के हमारे रंगा के बारे में है। तो मतलब जो नरेटर हैं यानी कि जो लेखक है वो अपने रंगा के प्रति बहुत ही अपनापन जताते हैं, और वो इतने अपनेपन वाले भाव से कहते हैं कि अरे भैया ये रंगा अपने ही रंगा की स्टोरी है, तो इस स्टोरी का नाम कोई और ना क्यों रखा जाए। जब अपने रंगा की स्टोरी अपने रंगा की शादी के बारे में है तो क्यों ना रंगा की शादी का ही टाइटल रख दिया जाए। इसीलिए उन्हें अपने जो रंगा नाम का ये जो कैरेक्टर है उनसे बहुत प्रेम है। और आगे देखते हैं क्या कहते हैं। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और उन्होंने कहा यही कारण है कि मैंने कोई और इसका टाइटल नहीं रखा। हुसाली इज़ आवर विलेज,
होसाली इनके गांव का नाम है। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, और आपने इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं। व्हाट अ पिटी, यानी कि अब क्या कह रहे हैं कि भाई आपने मेरे गांव का नाम सुना होगा। अब ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं सुना है तो ये बड़ी ही दयनीय बात है, बहुत ही बुरी बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक, क्योंकि किसी भी भौगोलिक पुस्तिका में इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। दूस साहिब इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट। अरे वो जो अंग्रेज साहब थे ना, जो हमारे भारत में राज कर रहे थे और हमें गुलाम बना कर रखे हुए थे, जो इंग्लिश लिखना जानते थे, उनके बारे में अरे भैया उनको भी नहीं पता था कि भारत में होसाली नाम का गांव का भी कोई अस्तित्व है। तो यही बता रहे कि भैया जब अंग्रेज़ों ने नहीं याद किया तो हम कैसे याद कर सकते हैं, हम लोग तो और ही महान हैं। एंड शू मेक नो मेंशन ऑफ इट, और उन्होंने इस गांव को बिल्कुल भी अपने ध्यान में नहीं रखा और ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। इसी तरह से जब उन्होंने नहीं याद रखा, इसी तरह से हमारे लोगों ने भी उनको कॉपी किया और हमारे लोगों ने भी होसाली नामक जो गाँव है उसे भुला दिया। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप, और आप लोग जान सकते हैं कि भाई वो लोग किस तरह से उनकी हालत होगी, बिल्कुल एक भेड़ के झुंड की तरह। जैसे कि भेड़ें होती है ना, जो पीछे वाली भेड़ होती है वो हमेशा अपने आगे वाली भेड़ को फॉलो करती है, भले क्यों ना वो आगे वाली भेड़ खाई में क्यों ना गिरे। अगर वो खाई में गिर रही है, खाई में कूद रही है, तो वो पीछे वाली भेड़ भी उसको फॉलो करके खाई में कूद जाएगी। उसे इस रिज़ल्ट से उसको कोई मतलब नहीं है, कोई भी परिणाम हो, यानी कि कुछ भी हो, आप मरो चाहे जियो, उसको उस भेड़ को कोई वो नहीं है, कोई खुद का कॉमन सेंस ही नाम की चीज़ नहीं है कि भैया आगे वाली भेड़ को अगर फॉलो कर भी रहे हैं तो ये भी तो देखिए कि एक्चुअल में वो जो भेड़ है वो कहाँ जा रही है। लेकिन नहीं, हम भारतीयों ने भी ऐसा ही किया, जैसे कि भाई अंग्रेज़ लोग को पता नहीं था कि भारत में होसाली नामक गाँव है, और जब उन्हें पता नहीं था तो उन्होंने मैप में भी नहीं बताया, ना ही किसी भौगोलिक पुस्तिका में उन्होंने लिखा। इसी तरह से जब उन्होंने नहीं लिखा तो हमने भी ठीक उसी भेड़ की तरह उनको हमने फॉलो किया, और हम लोग इसी भारत के रहने वाले भी होकर भी हम लोगों ने होसाली गाँव को भुला दिया। अब आगे क्या बात होती है देखते हैं। वन शिप वॉक इनटू अ पिट, द रेस्ट बाइंडली फॉलोड। यही बता रहे हैं कि जो एक शिप होती है वो अपने आगे वाली शिप को, एक भेड़ जो होती है वो आगे वाली भेड़ को का किस तरह से वो पीछा करती है, किस तरह से उसको फॉलो करती है, वो भी एक आंखें बंद करके फॉलो करती है कि कहीं भी जाए वो बस उसको फॉलो करना है। When both the Sahib in England and or on geographer have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember it, put it on the map, can you? अब बात आती है, अब क्या कहते हैं, जब अंग्रेज साहब ने नहीं याद रखा, जब हमारे खुद के आसपास के लोगों ने नहीं याद रखा, तो आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि जो नक्शा बनाने वाला जो व्यक्ति है उसने अपने नक्शे में हमारे गांव को चिन्हित भी किया होगा या फिर हमारे गांव का नाम भी दिया होगा। दे ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है भैया। ना तो अगर जब भौगोलिक पुस्तिका में नाम नहीं है, अंग्रेजों ने भी अपने ख्याल में नहीं रखा, हमारे खुद के लोगों ने भी हमारे गांव को भुला दिया, तो फिर कोई भी नक्शा बनाने वाला व्यक्ति हमारे गांव के बारे में क्यों लिखेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा, एंड सो देयर इज़ नॉट एवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। इसी वजह से किसी भी भारत के किसी भी नक्शे में हमारे गांव का नाम तो छोड़ो, हमारे गांव की छाया भी आपको नहीं मिलेगी। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि इस लाइन में यहाँ से लेकर के जो बताया होसाली इज़ आवर विलेज से लेकर के यहाँ तक जो भी बातें कही गई हैं वो सभी बातें लेखक अपने अंदर का दुख व्यक्त कर रहा है आप लोगों के सामने कि भाई उसके अंदर एक पीड़ा है, एक दुख है कि उसका जो गांव है उसे भुला दिया गया है। कहीं ना कहीं उसे अंदर से उसको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तुनक लगती कि उसके गांव के साथ अच्छा नहीं हुआ है। लोगों को उसके गांव को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना कि बाकी सभी गाँवों को दिया जाता है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। अब वो क्या करते हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट कहीं किया था और
यानी कि मैंने आरंभ कहीं किया था और पहुंच गया कहीं। इसका मतलब ये हो कि भाई बात हो रही थी रंगा की शादी, टाइटल हमारा था रंगास मैरिज यानी कि रंगा का विवाह, और हमने स्टार्ट रंगा के नाम रंगा के टाइटल से किया था। और फिर उसके बाद हम लोग गांव के अंदर घुस गए और अंग्रेज़ों और नक्शा बनाने वाले उन सब पे चर्चा कर गए, लेकिन रंगा नाम का ये जो टाइटल है या ये जो स्टोरी है इसके बारे में अभी तक एक भी शुरुआत की नहीं। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट करी गब्दू is to a festive meal, then Hosali is to मैसूर स्टेट what the feeling is to the करी कब्दू। अब क्या हुआ, अब वो बता रहे हैं कि हमारे मैसूर राज्य में हम जिस तरह से हमारे भारत में मैसूर राज्य है, ठीक इसी तरह से हमारे मैसूर राज्य में होसाली गांव है। अगर होसाली गांव करी गब्दू है, अब कहेंगे आप लोग कि करी गब्दू का मतलब क्या होता है, तो जो साउथ इंडियंस होते हैं ना, साउथ इंडियन का मतलब जो साउथ साइड जो रहते हैं, केरल में हो गया, कर्नाटका में हो गया, चेन्नई हो गया, मतलब इस साइड पर, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि साउथ एरिया। तो जितने भी साउथ इंडियंस होते हैं वो सभी वहाँ पर करी गब्दू नाम की एक मिठाई होती है, वहाँ पर ये वैसे यहाँ भी होती है बट नाम अलग अलग है। करी गब्दू का मतलब ये होता है कि गुजिया, हमारे यहाँ गुजिया बोलते हैं, उस साइड पर करी गब्दू बोलते हैं, जो कि मैदे का होता है, उसके अंदर खोया या फिर मावा भरा जाता है। तो वही बता रहे हैं कि अगर हमारा मैसूर करी गब्दू है यानी कि हमारा मैसूर गुजिया है, तो उस गुजिया के अंदर भरा जाने वाला खोया या फिर मावा, वो खोया क्या है, वो खोया हमारा होसाली गांव है। इसका मतलब ये हुआ कि मैसूर राज्य अगर गुजिया है तो फिर उस मैसूर राज्य में जो चकाचौंध है, मैसूर राज्य में जिसकी वजह से हमेशा हलचल मची रहती, वो केवल और केवल होसाली गांव की वजह से ही हलचल मची रहती। होसाली गांव की वजह से ही मैसूर राज्य में रंगत है। वो अपने गांव के बारे में एक तरह से तारीफ कर रहे हैं। और आगे क्या हो रहा है देखें, व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी। अब वो कह रहे हैं कि भैया मैंने अभी जो भी बोला बिल्कुल सही बोला है, ऐसा नहीं है कि मैं एक लेखक हूँ तो मैं बना के बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच्ची बोल रहा हूँ। और कोई भी मुझसे अकेले मैं ही नहीं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं ही अकेले नहीं अपने गाँव की तारीफ कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। अब कह रहे हैं कि भाई मैंने जो भी अपने गाँव के बारे में कहा बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल भी नहीं, आप मेरे कुछ गांव के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न करेंगे तो मैं उसका कोई भी विरोध नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी इसी ओपिनियन में अपनी इसी विचार से चिपका रहूँगा। इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके यहाँ का, आपके राज्य का सबसे अच्छा गाँव कौन सा है, वो व्यक्ति यही आंसर देगा कि भाई मेरे राज्य का सबसे अच्छा गांव मेरा गांव है। और ठीक इसी तरह से अगर मुझसे भी कोई पूछेगा कि भाई मेरे राज्य का सबसे अच्छा गांव कौन सा है, तो मैं भी तो यही कहूँगी ना भाई, जाहिर सी बात है, मुझे भी अपने गांव से बहुत प्यार है, तो मैं भी यही बोलूँगी कि मेरा गांव सबसे अच्छा है। ठीक इसी तरह से आप भी ऐसे ही, अगर मैं भी आपसे क्वेश्चन करूँ कि आपके राज्य का सबसे अच्छा गाँव कौन सा है, तो आप भी यही बोलेंगे। और जाहिर सी बात है, हर किसी को अपनी जन्मभूमि, अपने चीज़ों से हर व्यक्ति को लगाव होता है। इसी वजह से जो श्याम जी हैं उनको भी इसी तरह से लगाव है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस। अब वो बताएं कि उनके गांव में एक क्या, आई एम नॉट द ओनली, हाँ यहाँ से पहले, आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोइंगली ऑफ होसाली। अब वो बता रहे हैं मैं ही केवल अकेला नहीं हूँ होसाली के बारे में इतनी खुशी से बातें कर रहा हूँ, या फिर होसाली की इतनी बड़ाई, इतना बढ़ चढ़ के बातें बता रहा हूँ, होसाली की इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ। हमारे अलावा और भी लोग हैं हमारे गाँव में, उनमें से एक व्यक्ति हैं, वो है हमारे गाँव में रहने वाले एक डॉक्टर जी हैं। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज़ गुड़ भट्ट। अब देखिए वो बता रहे कि भैया उनका नाम गुड़ भट्ट है। और ही नेक्स्ट पेज पे अब हम लोग आते हैं। अब देखो, ही एग्री विथ मी, ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेस। और वो मुझे पता है कि वो जो डॉक्टर साहब है वो कई जगहों पे, मैसूर के
आसपास के जितने भी राज्य हैं उन सभी जगहों पे वो घूम चुके हैं। नो नॉट इंग्लैंड। अब वो बता रहे भैया इंग्लैंड नहीं गए हैं, मैसूर के आसपास का जो भी एरिया है केवल वहीं पर तक घूमे हैं। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर सी ही सेज नो अन्ना आई हैव लेफ्ट दैट यू टू। अब क्या हुआ, जब कोई भी उनसे पूछता कि भैया आप वहाँ पर गए हो तो हमेशा कहते हैं नहीं अन्ना। नहीं अन्ना का मतलब ये हुआ, अन्ना यानी कि साउथ इंडियंस हमेशा अपने से बड़े भाई को अन्ना कह के बुलाते हैं। इसी तरह से उन्होंने भी, उस डॉक्टर साहब ने भी अन्ना करके सामने वाले को जवाब दिया। तो हमेशा डॉक्टर साहब यही कहते थे नहीं अन्ना मैं इस जगह पे नहीं गया, इस जगह को मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। और रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी। और साथ ही साथ वो हमेशा इस बात को मानते थे कि मैं उन जैसे कि सड़क पे घूमने वाले जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनके शरीर में जब कीड़े पड़ जाते हैं जिन्हें पिस्सू कहते हैं या फिर फ्ली कहते हैं, और जब ये कीड़े पड़ जाते हैं तो वो जो कुत्ते होते हैं, वो स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, वो सड़क पे इधर उधर भागते हैं क्योंकि उनको मतलब अपने आप को छुटकारा पाने के लिए, अपनी इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए। अब जाहिर सी बात है किसी के शरीर में कोई कीड़ा अगर होगा तो उसे परेशानी होगी, उसको जो वैसे भी आप भी जानते होंगे कि जानवरों के शरीर में कितनी जल्दी जो भी खून चूसने वाले कीड़े हो जाते हैं, जैसे कि चपटी इस टाइप के हो जाते हैं, वो गायों के भी हो जाते हैं, डॉग्स के भी हो जाते हैं, इसी तरह से बाकी जानवरों में भी हो जाते हैं। तो उनकी जब हो जाता है तब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब तड़पन होती है या फिर उनको कहीं भी मन नहीं लगता है, इधर उधर बस भागते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि मैं उन डॉग्स की तरह नहीं हूँ जो बिना किसी काम के इधर उधर भागता हूँ। मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ती है केवल और केवल मैं वहीं जाता हूँ। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम। और वो हमेशा बताती है मैंने अपने समय में केवल कुछ ही स्थान पर मैं घुमा हूँ। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। लेकिन जो लेखक है, लेखक के अकॉर्डिंग जो श्याम जी हैं उनका मानना है कि जी डॉक्टर साहब काफ़ी जगह पे घूम चुके हैं, बस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि स्वीकारते नहीं हैं। सो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। अब जो श्याम जी हैं यानी कि नरेटर जो हमारे हैं लेखक, अब वो अपने गांव के बारे में फिर से कुछ बता रहे हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। और ये बताते हैं कि हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ भी हैं। कम विजिटर्स, और जब भी आप हमारे यहाँ घूमने आए, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फॉर वन ऑफ देम। तब मैं आपको एक कच्ची कैरी दूंगा, एक कच्ची कैरी का एक टुकड़ा दूंगा। डू नॉट ईट, और आप उस कच्ची कैरी के एक टुकड़े को खाइएगा नहीं, जस्ट लाइक अ बाइट। और उसे केवल उसका एक टुकड़ा उसे का केवल उसे टेस्ट करिएगा, यानी कि खाना नहीं है, केवल टेस्ट करना है। द सोर्सनेस इज सोर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मानंद। अब क्या बात हुई, अब वो कह रहे हैं कि भैया वो कच्ची की जो बताया ना, कच्ची कैरी क्या जो नहीं अमिया होती है उसके बारे में बात हो रही है। जो कच्ची कैरी को खाइएगा मत, केवल उसको टेस्ट करेगा, और मात्र टेस्ट करना ही, यानी कि उसका केवल स्वाद भर लेने से ही उसका जो खट्टापन होता है उस कच्ची कैरी का, हमारे गांव की कच्ची कैरी का जो खट्टापन है वो आपके दिमाग में हफ्तों भर रहेगा, यानी कि इतनी ज़्यादा उनके गांव की कच्ची कैरी खट्टी होती है। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड आ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। एक दिन उन्होंने बताया कि भाई एक दिन मैं कच्ची कैरी घर ले आया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसकी चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट, और हम सभी ने खा ली। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, और हम सभी को खांसी हुई। आफ्टर डेट इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन। फिर उसके बाद मैं जो खांसी हो गई तो खांसी के लिए फिर वो दवा लेने गए डॉक्टर साहब के पास। डेट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तब डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इस फ्रूट के बारे में, इस कच्ची कैरी के बारे में ये अच्छी मतलब ये बात मुझे उसके बारे में एक क्वालिटी बताई, भैया इसके अंदर ऐसा भी चीज़ें होती हैं। जस्ट एज द मैंगो इज़ स्पेशल, जिस तरह से आम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए खास होता है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। ठीक इसी तरह से जैसे कि हमारे गांव का आम इतना अच्छा है, ठीक इसी तरह से हमारे गांव की हर चीज़ बहुत अच्छी है।
We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. आप लोगों को हमारे गांव के तालाब में खूब ढेर सारे लताएं मिल जाएंगी, जो नहीं होती हैं, जैसे मनी प्लांट हो गए या फिर ऐसे पेड़ जिन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कमल हो गया। तो ये सभी चीज़ें लताएं जैसी होती हैं, लताएं होती हैं। तो यही बता रहे हैं कि हमारे गांव के तालाब में आपको ढेर सारे लता वाले पेड़ मिल जाएंगे। इट्स फ्लावर्स आर अ फिश टू बी होल्ड, और आप लोग आसानी से उनके फूलों को भी पकड़ सकते हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर्स व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ। जब भी आप उस तालाब में नहाने जाएं, तब आप हमेशा उन लताओं के 2 पत्तों को तोड़ कर ले आएँ। And you will not have to worry about not having leaves on this to serve the afternoon meal। और वो कहना चाहते हैं कि फिर उसके बाद आपको दोपहर के खाने और शाम के खाने के लिए आपको जो पत्ते लाने होते हैं उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो साउथ इंडियंस होते हैं वो ज़्यादातर पत्तों पे खाना पसंद करते हैं। साउथ इंडिया में केले के पत्तों पे खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ लता जो है उनके जो पत्ते हैं वो बड़े बड़े हैं, तो आप अगर उन्हें ले आएंगे तो आप आसानी से उसमें खाना खा सकते हैं, और आपको इस बात की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे शाम के लिए पत्तों की व्यवस्था करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, और आप लोग फिर कहेंगे कि मैं फिर से अपनी बात से इधर उधर भटक रहा हूँ, मैं फिर से इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। तो सही बात है, इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। और यह मेरे साथ हमेशा होता है, क्योंकि जब भी मेरे गांव की बात आती है तो मेरे साथ ऐसा ज़्यादातर यही मेरी हालात होती है। बट इनफ, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे अब मेन मुद्दे की बात पे आ जाना चाहिए। इफ़ एनी वंस ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आप हमारे गांव में घूमना चाहें, ड्रॉप मी अ लाइन, तब आप मुझे एक चिट्ठी लिखें। आई विल लेट यू नो वेयर होशाली इज़, तब मैं आपको बता दूंगा कि होशाली कहाँ है, एंड व्हाट थिंग आर लाइक हियर, और होशाली कैसा है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। देखो, किसी भी जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उस जगह पर घूमाओ। अब आप लोग सोचेंगे कि देखो, कई लोग बोलते हैं कि मैं इस जगह पे घूमने जा रहा हूँ, मैं इधर घूमने जा रहा हूँ, तो एक्चुअल में उनका मीनिंग पता है क्या होता है? एक्चुअल में मीनिंग यही होता है कि भाई वो व्यक्ति, उस इंसान उस स्थान को जानना चाहता है, इसलिए तो भाई वो उधर उस स्थान पर घूमने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी भी जगह को आपको जानना है तो प्लीज़ उस जगह को घुमाइए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे घूमना पसंद है, या फिर आप किस स्थान को जानना पसंद करेंगे, ओके। और फिर अगर आप मुझे आंसर देंगे तो फिर मैं भी आपको बताऊँगी कि मुझे किस स्थान को जानना पसंद है, या फिर मैं किस स्थान में घूमना पसंद करूँगी, ओके। एंड अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago। अब मैं आपको जो भी बातें बताने जा रहा हूँ लगभग 10 साल पहले की है। We did not have many people who knew English, यानी कि ये उस टाइम की बात है जब बहुत ही कम लोग इंग्लिश जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study, यानी कि हमारे गांव के ही एक मुंशी, अकाउंटेंट का मतलब होता है मुंशी, और मुंशी को सरल भाषा में समझे तो किसी भी कारोबार, किसी भी व्यवसाय में जो भी हिसाब किताब करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं मुंशी। और हमारे गांव के मुंशी जो हैं वो ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बेटे को बाहर भेज कर के, अपने बेटे को बेंगलोर किसी दूसरे शहर में भेज करके पढ़ने के लिए उन्होंने भेजा था। उन्होंने इतना साहस अपने बेटे को भेज कर दिखाया। इट इज़ डिफरेंट नाउ, और अभी तक के लिए ये बहुत ही अलग बात थी हमारे गांव के लिए, क्योंकि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने ऐसा साहस नहीं किया था कि अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजे, और ये बात हमारे गाँव के लिए सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी घटना थी। दे आर मैनी हु नो इंग्लिश ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, और अब तो कई लोग इंग्लिश जानने लगे हैं। और कई छुट्टियों के टाइम पर, अक्सर छुट्टियों के समय पर यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, यानी कि अक्सर अब छुट्टियों के टाइम पर
जब भी आप सड़कों पर निकलेंगे तब आपको कई लोग इंग्लिश में बातचीत करते हुए दिख जाएंगे। दोस डेज, उन दिनों पर वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों पर हम लोग इंग्लिश में नहीं बोलते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड, और ना ही हम लोग इंग्लिश के वर्ड्स बीच बीच में लाते थे। अब क्या होता है, अगर हम लोग इंग्लिश नहीं भी बोलते तो इंग्लिश के वर्ड्स बीच बीच में ले आते हैं। जैसे कि अचानक से मम्मी ने पूछा कि बताओ टाइम क्या हुआ, तो टाइम क्या हुआ, टाइम तो इंग्लिश है, और क्या हुआ ये हिंदी हो गया। तो हम लोग अब क्या करते हैं, हिंदी भाषा में बीच बीच में इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन काफ़ी सालों पहले जब ये जो लेखक हैं इन्होंने जब लिख रहे थे जिस टाइम पर, उसी के जस्ट 10 साल पहले की बात में बता रहे हैं कि भाई उस टाइम पर बिल्कुल भी इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था, शुद्ध हिंदी। अगर हिंदी में ही जैसे प्रयोग शब्द है तो प्रयोग ही शब्द बोला जाता था, या फिर टाइम को टाइम नहीं बोलते, तब समय क्या हुआ इस तरह से बोला जाता था। तो लेकिन आज का समय बदल गया है, आज हम लोग ना तो हिंदी बोलते हैं ना ही इंग्लिश बोलते हैं, एक अलग ही भाषा का आविष्कार कर दिया गया है जिससे हम लोग इंग्लिश के नेम से जानते हैं। और आजकल हम लोग व्हाट्सएप में भी उसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, और बहुत सारी बुक्स भी ऐसी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें ट्रांसलेट भी कर दी गई हैं। और अब आगे हम लोग बात करते हैं, कहाँ पे थे भैया हम लोग, हाँ, देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश ड्यूरिंग द हॉलीडेज, अरे यहाँ तो नहीं, दोज डेज, यहाँ से उन दिनों वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़। अब वो बता रहे हैं कि भैया हम लोग कन्नड़ बोलते टाइम पर हम लोग बीच बीच में इंग्लिश के शब्दों का, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। अगर कन्नड़ बोल रहे हैं तो कन्नड़ ही बोलेंगे। वॉट हैज़ हैपेंड इज़ डिस्ग्रेसफुल, बिलीव मी। और उस टाइम पर ये बहुत ही सुखद होता था, बहुत ही अच्छा लगता था, और इस चीज़ पर आप लोग मेरा विश्वास करिए। द अदर डे, एक दिन की बात है, आई वॉज इन रामा राव हाउस, एक दिन की बात है जब मैं रामा राव के घर गया था। तब दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, उस टाइम पर जो रामा राव है वो जलाने वाली जो लकड़ियाँ होती हैं यानी कि सूखी लकड़ियाँ, वही सूखी लकड़ियों का बंडल वो खरीद रहा था। रामा राव का जो बेटा है वो खरीद रहा था। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का जो बेटा था वो जो सूखी लकड़ियाँ बेच रही थी एक महिला, उससे पूछता है कि भैया कितने का हुआ। ही आस्क्स द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू, यानी उसने महिला से पूछा कि ये जो लकड़ियों का बंडल है वो कितने की हुई। तो उसने बताया 4 पीस यानी कि 4 पैसे। देखो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो उस हिसाब से समझ लीजिए कि 4 पैसे कितने हुए। She said the boy told her he did not have any change। अब क्या हुआ, जब महिला ने कहा 4 पैसे हुए लकड़ियों के, तब उस लड़के ने कहा कि मेरे पास इसके चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और आप अगली सुबह आइएगा। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, वो गरीब महिला नहीं समझ पाई अंग्रेजी के शब्दों को। क्या नहीं समझ पाई, चेंज। उसने बोला था ना कि मेरे पास इसके चेंज नहीं है, उसे ये तो समझ में आ गया कि मेरे पास इसके नहीं है, लेकिन क्या नहीं है उसे नहीं समझी, क्योंकि उसने चेंज शब्द का यूज कर लिया। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और उसके बाद वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए वो वहाँ से चली जाती है। आई टू डिड नॉट नो, और उस समय मैं भी नहीं समझ पाया था कि उस जो रामा राव का जो लड़का है उसने क्या बोला। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा हाउस, जब मैं रंगा के घर पर गया। एंड आस्क्ड हिम, फिर मैंने उससे पूछा चेंज के मतलब के बारे में। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, और तब जा कर के मुझे पता चला कि भैया चेंज का मतलब होता है छुट्टा पैसा। ये फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज आ डिकेड्स एगो। जब 10 सालों पहले हमारे गांव में जो इंग्लिश, ये अमूल्य जो इंग्लिश भाषा है, ये हमारे गांव में उस टाइम पे इतनी ज़्यादा फैलाव इसका नहीं था, इतना ज़्यादा वो हमारे गांव के लोगों के बीच वितरित नहीं थी, फैली हुई नहीं थी। डैट वॉज वाई रंगा होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और उस टाइम पर जब रंगा
वापस जब गाँव आ रहा था, अपने घर आ रहा था, उस टाइम पे ये बहुत बड़ी घटना थी सभी गाँव वासियों के लिए। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, और जो लोग थे उनके घर के दरवाजे के सामने घोषणा करते थे कि द अकाउंटेड सन हैज़ कम, कि मुंशी का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ इज़ हियर, जो लड़का बेंगलोर से अपनी पढ़ाई करने गया था, वही अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया है। एंड कम रंगा इज़ हेयर, और अब रंगा वापस आ गया है। लेट अस गो एंड हैव अ लुक, और चलो चलते हैं, देखते हैं कि रंगा अब कैसा दिखता है। तो सभी के अंदर एक तरह से बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा थी रंगा को, कि रंगा अब कैसा दिखता है। और आगे क्या हुआ, अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, और जो भीड़ थी एक बड़ी संख्या में, वो उसकी घर की तरफ आकर्षित हो जाती है। आई टू वेंट, और मैं भी उसी भीड़ को देख करके उसकी तरफ चल देता हूँ। एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, और हम लोग बाहरी आंगन में खड़े हो जाते उसके घर के बाहर। एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दिस पीपल कम, ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं। देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, क्या यहाँ पर कोई बंदर का नाच हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई मदारी आया है, इस वजह से यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हैं। इसीलिए फिर उसने क्वेश्चन किया वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी से, और इसका आंसर उसे क्या मिलता है ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो फिर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही है। फिर हम लोग मिलेंगे कल और दोपहर के 3 बजे। ठीक है, हर दोपहर 3 बजे हम लोग मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।